नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के चैप्टर 3 के बारे में, यानी कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का जो अध्याय 3 है उसके बारे में। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि भ्रष्टाचार क्या है और आखिर उसका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ पर है, यानी कि उसका विस्तार किस किस जगह पर है, और इसके अंदर कौन से न्यायालय होंगे या फिर कौन से जो न्यायालय हैं उनको विशेष न्यायालय जो हैं इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया जा सकेगा, या कौन से न्यायाधीश इसके अंतर्गत जो है एलिजिबल होंगे, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। ये सारी चीज़ें जो हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में जो है पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको जो आगे के पार्ट हैं वो अच्छे से समझ में आए। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3। यह एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे एक्ट के अंदर, क्योंकि इसी में बताया गया है कि कौन से अपराध होंगे और उन अपराध के लिए क्या सज़ा होगी, यानी कि क्या दंड दिया जा सकेगा। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 सेक्शन 7 से लेकर 16 तक अपराध और शास्तियाँ, यानी कि ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध होंगे और उनके लिए क्या पेनल्टी हो सकेगी वो इस चैप्टर के अंतर्गत बताया गया है। सेक्शन 7 लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध। सेक्शन 7 को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उन तीनों पार्टों में अलग अलग बताया गया है कि किस कंडीशन में जो है अपराध बनता है इस धारा के अंदर। सबसे पहला पार्ट है कि ऐसा कोई लोक सेवक जो किसी व्यक्ति से असम्यक लाभ अभी प्राप्त करता है। अब यहाँ असम्यक लाभ से मतलब है जो कि हमने अभी पिछले लेक्चर में जो इसका डेफिनेशन देखा था उसमें बताया था अनड्यू एडवांटेज। असम्यक लाभ क्या होगा, तो अनड्यू एडवांटेज वो चीज़ होगी जो आपकी विधिक पारिश्रमिक है, यानी कि जो सैलरी आपको मिलती है उससे अलावा अगर आप किसी से कुछ लेते हो, उसका आपका जो लोक कर्तव्य है उसके कार्यपालन के लिए अगर कुछ लेते हो, तब वो जो है अनड्यू एडवांटेज के अंतर्गत आएगा, यानी कि भ्रष्टाचार की कैटेगरी के अंदर आएगा और वह दंडनीय होगा। तो उसी के बारे में यह बताया गया है कि अगर वह किसी व्यक्ति से असम्यक लाभ अभिप्राप्त करता है या प्रतिग्रहित करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयास करता है ताकि वो जो है लोक कर्तव्य का कार्यपालन करे, या फिर कोई कार्य अनुचित रूप से करे या किसी कार्य को बेईमानी से करने का करे या करवाए, तब यह समझा जाएगा कि उसने इस धारा के अंतर्गत जो है अपराध किया है। सेकंड पॉइंट, किसी व्यक्ति से इनाम के रूप में कोई असम्यक लाभ अभिप्राप्त करे या प्रतिग्रहित करे या अभिप्राप्त करने का प्रयास करे। यहाँ ये बताया गया है, जैसे पहले में हमने देखा तो वहाँ उसने डिमांड रखी है कि उसे जो है किसी कार्य को करने के लिए जो है यह चीज़ चाहिए या ये इतने पैसे चाहिए, तो वहाँ वो डिमांड रखता है। लेकिन सेकंड में ये बताया गया है कि वो जो कार्य कर रहा है उसके लिए उसे इनाम दिया जा रहा है, यानी कि प्राइज़ दिया जा रहा है। तो इसमें भी वही चीज़ है कि अगर इस प्राइस के बदले वो किसी कार्य को करता है, यानी कि जो उसका खुद का लोक कर्तव्य है जो उसे करना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी अगर वो किसी से इनाम ले रहा है उस चीज़ को करने के लिए, या फिर अनुचित रूप से कोई कार्य कर रहा है या बेईमानी से कोई कार्य कर रहा है, तो इस कार्य को करने के लिए जो उसे इनाम मिल रहा है यह हो सकता है उसे स्वयं उसको खुद को मिले या फिर किसी अन्य लोक सेवक के द्वारा जो उसे प्राप्त होता है, तब भी यहाँ पर अपराध माना जाएगा। नंबर 3, किसी व्यक्ति से कोई असम्यक लाभ स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप। अब फर्स्ट और सेकंड में हमने देखा कि फर्स्ट में उसने जो है डिमांड किया, सेकंड में हमने देखा कि जो है उसने इनाम के रूप में उसे प्राप्त हुआ। थर्ड में बताया गया है कि अगर वो किसी से असम्यक यानी कि अनड्यू एडवांटेज जो है प्राप्त कर लेता है तो उसका परिणाम कैसे क्या होगा। तो उसमें ये बताया गया है कि अगर किसी कार्य को करने के लिए उसने ऑलरेडी जो है किसी से असम्यक लाभ प्राप्त कर लिया है, तो वो कार्य को करने के लिए या तो वो स्वयं करता है या फिर किसी और से करवाने के लिए उसे प्रेरित करता है, या फिर ऐसा कोई कार्य है जिसमें उसकी ड्यूटी से वो प्रवृत्त यानी कि हट जाता है, जो उसका कार्य है वो नहीं करता है, तब इन सारी चीज़ों को ये समझा जाएगा कि उसने इस धारा के अंतर्गत जो है अपराध किया है, और ऐसे अपराध के लिए जो है उसे दंड दिया जा सकेगा। और ऐसा जो दंड होगा वह कारावास से जो 3 वर्ष से कम का नहीं होगा और 7 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से उसे दंडित किया जा सकेगा। इसका स्पष्टीकरण, लोक सेवक द्वारा असम्यक लाभ क्या होगा, तो कब समझा जाएगा। जैसा कि हमने धारा 7 में भी आगे देखा कि उसके लिए उसे दंडित किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कब समझा जाएगा कि वह अपराध घटित हो गया है। तो उसके लिए 4 पॉइंट बताए गए हैं कि अगर वह असम्यक लाभ अभिप्राप्त करता है या अभिप्राप्त करने के लिए सहमत भी हो जाता है या प्रतिग्रहित कर लेता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न कर लेता है। प्रयत्न से मतलब है यहाँ पर हो जाएगा कि अगर उसने किसी से डिमांड की है या कोई प्राइस मांगा है और मांग लिया है, और उसके बाद जो है वो उसे लेने के लिए, यानी कि जिस तरीके से उसका लेने का जो प्रोसेस ड्यू हुआ है उस तरीके में एंटर हो जाता है, एक कदम भी अगर आगे बढ़ाता है, तो यहाँ पर यह मान लिया जाएगा कि जो अपराध है वो इस धारा के अंतर्गत घटित हो गया है, चाहे वो जो कार्यपालन जिसके लिए वो अपराध हुआ है वो हुआ हो या नहीं हुआ हो।
तो यह था इसका स्पष्टीकरण फर्स्ट। इसका जो स्पष्टीकरण सेकंड है वो देखते हैं। इसके इसमें बताया गया है कि असम्यक लाभ अगर कोई व्यक्ति अभिप्राप्त करता है, प्रतिग्रहित करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है तो उसमें क्या क्या सम्मिलित होगा। तब अब वो ऐसा अभिप्राप्त अगर उसने प्राप्त ऐसा असम्यक लाभ जो है वह अगर उसने प्राप्त कर लिया है तो वह जो लोक सेवक है हो सकता है उसने स्वयं के लिए किया हो या किसी अन्य लोक सेवक के लिए किया हो या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया हो। तब उसको प्राप्त करने के बाद उस कार्य को करने के लिए, जिस चीज़ के लिए उसे असम्यक लाभ प्राप्त हुआ है, उस कार्यपालन को करने के लिए यदि वह किसी लोक सेवक के रूप में पद का दुरुपयोग करता है या फिर किसी अन्य लोक सेवक पर अपने निजी प्रभाव का जो है प्रयोग करता है, यानी कि अगर वो किसी बड़ी रैंक पर ऑफिसर है तो वह किसी छोटे रैंक वाले ऑफिसर को मजबूर करता है किसी अनुचित कार्य को करने के लिए या फिर कोई ऐसा कार्य करने के लिए जो बेईमानी से किया जा रहा हो, तब या फिर अन्य भ्रष्ट साधनों का उपयोग करता है, यानी कि वो सामने वाले को रिश्वत देता है या फिर इलीगल सोर्सेस यानी कि धमकाने या फिर किसी तरीके की मारने की या धमकी देकर जो है कार्य करवाता है, तब यह समझा जाएगा कि उसने इस धारा के अंतर्गत जो है अपराध किया है। लेकिन इसमें एक और एक्सेप्शन ये दिखाया हुआ है कि इस बात का फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लाभ सीधे या पर पक्षकार के माध्यम से अभिप्राप्त करे, प्रतिग्रहित करे या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करे। यहाँ ये बताया गया है, जैसा कि हमने अभी जितने भी सेक्शन में देखा, कि जो उसे असम्यक लाभ जो प्राप्त हो रहा है हो सकता है उसे वो डायरेक्टली मिले या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मिले, तो यहाँ उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसे वो किस तरीके से मिला है। सिर्फ यह जरूरी है कि उसने उस चीज़ के लिए जो है असम्यक लाभ प्राप्त किया है। सेक्शन 7A, भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक को प्रभावित करके असम्यक लाभ लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि सेम टू सेम सेक्शन हो रही है, लेकिन इसमें सिंपल सा डिफरेंस है कि जो पहले वाले जो सेक्शंस हमने पढ़े वहाँ उन्होंने डिमांड की, इनाम लिए, इनाम के दौरान वो कार्य किया, लेकिन यहाँ जो बताया गया है वो बिल्कुल उसको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि जो भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधन यानी कि कोई इस तरीके का जो इलीगल सोर्स है उसके द्वारा, मतलब उसका प्रयोग करके अगर कोई जो है किसी लोक सेवक के द्वारा जो है कोई कार्य करता है या उसको प्रभावित करता है, जिस जगह पर वो है उस जगह पर उसको इन्फ्लुएंस करता है वो कार्य करने के लिए, तो वो जो है 7A के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ ये बताया गया है कि जो कोई असम्यक लाभ प्राप्त करता है स्वयं या अन्य के लिए, यानी खुद के लिए या किसी और के लिए, भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों द्वारा या निजी प्रभाव का उपयोग करके, दो साधनों के द्वारा कर सकता है, यानी कि भ्रष्ट या अविधिपूर्ण या फिर निजी प्रभाव, यानी कि उसकी जो अगर वो अपर रैंक पे है या कोई अपर पोस्ट पे है तो उसका प्रयोग करके जो है सामने वाले से वो काम करवाने के लिए बोल सकता है, या तो वो खुद बोल सकता है या किसी अन्य लोक सेवक से बोल सकता है उस कार्य को करवाने के लिए। तब लोक कर्तव्य का पालन अनुचित या बेईमानी से करने या लोक कर्तव्य जो उसका है उसको पूरा नहीं करने के लिए अगर वो उसको फोर्स करता है तो उसे जो है दंडित किया जा सकेगा, और जो ऐसा दंड होगा वह 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से उसे दंडित किया जा सकेगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर है कि 7A के अंतर्गत जो अपराध होंगे वो संज्ञेय अपराध होगा, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। सेक्शन 8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यही वो सेक्शन है जो 2018 के अमेंडमेंट के बाद इसमें जोड़ा गया है। जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जो सेक्शन 8 है जो उस टाइम डिमांड की गई थी कि ऐसा व्यक्ति जो रिश्वत देता है उसके लिए भी जो है इसमें दंड या का प्रावधान होना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग जो है सेक्शन 8 को जो है इसमें जोड़ा गया था, जिसके अंदर प्रावधान किया गया कि किसी लोक सेवक को रिश्वत देने संबंधित अपराध क्या होगा। तो कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्तियों को कोई असम्यक लाभ देता है, यानी कि वही कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति से मतलब है कि अगर किसी लोक सेवक को जो है असम्यक अनड्यू एडवांटेज देता है, क्यों देता है, ताकि उस लोक सेवक से जो है अनुचित रूप से कोई कार्य करने के लिए उसे प्रेरित कर सके, या फिर उसे कोई इनाम देता है ताकि कोई ऐसा कार्य जो उसकी पावर में आता है जो वो कर सकता है उसको करने के लिए जो है उसे रिश्वत दे सके। तो यहाँ पर हम एक ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे कि अगर टेंडर प्रक्रिया चल रही है या किसी चीज़ की बोली लग रही है तो वह अगर कोई व्यक्ति जो है एक लोक सेवक को जो है ऑफ़र करता है कि सम अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि कुछ पैसा जो है वो उसे देगा 10,000 रुपये या 15,000 रुपये जो भी है, कि जो बोली है वो उसी को मिलनी चाहिए। तो यहाँ ये होगा कि उसने जो है सामने वाले को अपना लाभ जो लेने के लिए असम्यक लाभ जो है उस लोक सेवक को दिया है। तब ऐसी स्थिति में अगर ये प्रूव होता है तो उसे दंडित किया जा सकेगा, और जो ऐसा दंड होगा वो 7 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से उसे दंडित किया जा सकेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि ऐसे व्यक्ति को विवश किया जाता है तो दंडनीय नहीं होगा। यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है
जिसे विवश किया गया है इस प्रोसेस में उसे पैसा देने के लिए सामने वाले के थ्रू, अगर वो इस चीज़ को प्रूव कर देता है 7 दिन के भीतर, मतलब ऐसा अपराध जब उसके ऊपर लगाया गया है तब अगर वो 7 दिन के भीतर एक ऐसी रिपोर्ट है बनाकर जो है वहाँ का जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है या फिर जो वहाँ की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको अगर वो सौंप देता है तो जो है उसे इसके अंदर दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक और जो पॉइंट है कि अगर ऐसा अपराध जो है किसी वाणिज्यिक संगठन यानी कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है तो वह जुर्माने से दंडनीय होगा। मतलब यहाँ पर अगर कोई वाणिज्यिक संगठन यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है तो वह सिर्फ जुर्माने से दंडनीय होगा। अब यहाँ पर जो वाणिज्यिक संगठन है वह क्या होगा उसको हम नेक्स्ट जो सेक्शन आ रहा है उसमें देखते हैं। यहाँ पर आप फिलहाल सिर्फ इतना याद रखिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सज़ा दी जा सकेगी, और अगर एक्सेप्शन में वो प्रूव कर देता है तो 7 दिन के भीतर उसे प्रूव करना होगा कि वो इसके अंतर्गत जो है इन्वॉल्व नहीं है। तो वो किसको देगा, लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। इसका स्पष्टीकरण कि यहाँ आवश्यक नहीं है कि असममित लाभ सीधे लोक कर्तव्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाए और न ही यह आवश्यक होगा कि लाभ लोक कर्तव्य करने वाले व्यक्ति को सीधे या अन्य व्यक्ति के माध्यम से पहुँचाया जाए। ये वही बात यहाँ पर बताई गई है कि जो उसको अनड्यू एडवांटेज जो दिया जा रहा है तो यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्वयं उस अधिकारी को या लोक सेवक को दिया जाए। हो सकता है कि उसके किसी थर्ड पार्टी को या फिर उसके किसी रिलेटिव को या किसी के भी थ्रू जो है उसके पास वो लाभ पहुँच सकता है। तो यहाँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जिसे अन्वेषण में सहायता करने के लिए असम्यक लाभ दिया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कि हम बहुत सी बार न्यूज़पेपर में देखते हैं कि लोकायुक्त टीम के द्वारा जो छापे मारे जाते हैं उसमें जो वो नोट देते हैं और सामने वाला जो अधिकारी है उसके जो हाथ है वो पानी में भिगो के देखते हैं, उसमें केमिकल निकलता है। तो इस पूरी प्रोसेस में जो व्यक्ति होता है जो लोकायुक्त को कंप्लेन करता है कि उससे जो है किसी अधिकारी ने रिश्वत मांगी है, तो लोकायुक्त क्या करता है, उस व्यक्ति को जो है उस तरीके के केमिकल वाले नोट उपलब्ध कराता है। फिर वो जो व्यक्ति है वो लेकर जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस में जो व्यक्ति है तो उसको इसमें जो है यह समझा जाएगा कि उसने अन्वेषण में सहायता करी है, इसलिए उसे जो है इस धारा के अंतर्गत दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इस धारा के अंदर जैसे कि 7A के अंदर हमने देखा कि संज्ञेय अपराध होगा यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, ठीक उसी तरह सेक्शन 8 के अंदर भी जो है अपराध होंगे वह संज्ञेय अपराध होंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। सेक्शन 9 किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध। जैसा कि अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा कि जो वाणिज्यिक संगठन अगर कोई अपराध करता है तो उसे केवल जो है जुर्माने से दंडित किया जाएगा, लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शन जो है वो सेक्शन 9 में दिया गया है। जैसे कि वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया गया अपराध जुर्माने से दंडनीय होगा, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है जो कि यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर उस वाणिज्यिक संगठन का कोई व्यक्ति अगर किसी लोक सेवक को यह ऑफर करता है कि अगर कोई ऐसा कार्य है जो जिससे इस वाणिज्यिक संगठन को फ़ायदा हो सकता है तो उसे करने के लिए अगर वो व्यक्ति जो है सामने वाले जो लोक सेवक है उसे यह ऑफ़र देता है कि पार्टनरशिप का ऑफ़र दे देता है उस जो वाणिज्यिक संगठन है उसके अंदर, या फिर कोई परसेंटेज ऑफ अमाउंट उसको बता देता है कि अगर ये कार्य होता है तो इतना मैं पैसा दूंगा, तो इस तरीके से अगर वो करता है तब वो है उसे जो है अलग से इस धारा के अंदर दंडित किया जा सकेगा। वो कैसे इसमें आगे बताया गया है। सेकंड पॉइंट कि यदि कोई व्यक्ति धारा 8 में अपराध करता है तभी इस धारा में अपराध माना जाएगा, अन्यथा नहीं। अब जैसा कि अभी मैंने आपको सेक्शन 1 में बताया कि कोई स्पेशल अगर संगठन का कोई व्यक्ति है तो वह किसी लोक सेवक को ऑफर कर सकता है किसी कार्य को करने के लिए, तब जो है वो इसके अंदर दंडित किया जाएगा। तो वो दंडित इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ हमने जैसे धारा 8 में देखा कि जो व्यक्ति पर्सनल जो व्यक्ति होते हैं यानी कि सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के तभी वो दंडित होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि धारा 8 में अपराध करता है तभी उसे इस अपराध में माना जाएगा, अन्यथा नहीं। धारा 8 और 9 के प्रयोजन के लिए वाणिज्यिक संगठन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होंगे। तो यहाँ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब है कि ऐसा संगठन या ऐसा निगमित निकाय जो कि या तो भारत में निगमित हुआ है यानी कि इंडिया में हुआ है और उसका जो कार्य है वो इंडिया में या इंडिया के बाहर भी चलता है, यानी कि उसके ऑफिस जो है वहाँ भी है, बाहर भी और इंडिया में भी। या फिर कोई ऐसा संगठन जो कि बाहर यानी कि इंडिया के बाहर कहीं पे निगमित हुआ है लेकिन उसका जो कार्य है पार्ट ऑफ वर्क जो है वो इंडिया में भी होता है। इसे हम बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरीके की आजकल MNCs होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया की हैं, जो इंडिया में काम कर रही हैं। आप इन्फोसिस, TCS जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया में काम कर रही है लेकिन जो है बाहर भी उनके ऑफिसेज हैं। इसी तरीके से जो बाहर की कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर आकर काम कर रही हैं, तो यह जो होंगे ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आएंगे। भागीदारी फर्म या व्यक्ति संगम क्या होंगे, तो वह भी इसी तरीके से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं कि या तो भारत में बने हों या भारत के बाहर बने हों लेकिन भारत में कार्य करते हों।
अब कारोबार क्या होगा, बिजनेस क्या होगा, तो इसमें 3 चीज़ें इन्होंने बताई है। या तो व्यापार ट्रेड हो सकता है, या वृत्ति प्रोफेशन हो सकता है, या फिर सेवा प्रदान करना यानी कि सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। तो ये तीनों ही तरीके की जो चीज़ें हैं वो बिज़नेस के अंतर्गत सम्मिलित यहाँ पर की गई है। अब इसके अंदर जो है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्क्राइब किया गया है कि ऐसा व्यक्ति वाणिज्यिक संगठन से संयोजित है कहा जाएगा जो उसकी ओर से सेवाएं प्रदान कर रहा हो या संगठन के लिए सेवाएं दे रहा हो। अब ये पॉइंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो हमने 9 के फर्स्ट पॉइंट जो 9 की 1 सबसेक्शन थी उसमें जो हमने देखा कि आखिर कौन जो है धारा 8 के अंतर्गत जो है अपराध गठित करने वाला समझा जाएगा, तो ये वही व्यक्ति होगा जो संगठन के साथ सहयोजित है, मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ है और उसके लिए कार्य कर रहा है या फिर उसकी जो सेवाएं हैं वो प्रदान कर रहा है, तब जो है उसे धारा 8 के अंदर दोषी मान के धारा 9 में भी दंडित किया जा सकेगा। थर्ड पॉइंट, धारा 7A 8 9 का जो है संज्ञेय अपराध होंगे यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। केंद्र सरकार इसमें होने वाले अपराधों को रोकने के लिए पर्णधारियों स्टेक होल्डर्स के परामर्श से मार्गदर्शक सिद्धांतों को बना सकेगी। अब यहाँ स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, तो जैसा कि हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो एक तरीके की कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे होती हैं उस तरीके से। तो स्टेक होल्डर्स वही होंगे जो उस कंपनी के अंदर जो है मैक्सिमम जो है उनकी जिनके पास जो है शेयर्स होते हैं, या फिर जो उनके जो जनरल मेंबर जो बॉडी होती है उसके अंतर्गत जो मेंबर्स होते हैं उनसे जो है केंद्र सरकार यहाँ पर परामर्श कर सकेगी और उनके मार्गदर्शन में जो है इस तरीके के अपराधों को रोकने के लिए सिद्धांत बना सकेगी। सेक्शन 10, वाणिज्यिक संगठन के भार साधक व्यक्ति का अपराध का दोषी होना। यहाँ ये बताया गया है कि जैसे धारा 9 में हमने देखा कि वाणिज्यिक संगठन क्या होंगे, उसमें क्या सिंगल व्यक्ति दोषी हो सकेंगे, ठीक उसी प्रकार सेक्शन 10 में बताया गया है कि जो उसका भार साधक अधिकारी है तो वो भी कब दोषी हो सकेगा। तो धारा 9 के अधीन अपराध कब होगा, यदि संगठन के जो निदेशक हैं यानी कि डायरेक्टर हो सकते हैं या फिर उसके जो मैनेजर हैं वो हो सकते हैं, या सेक्रेटरी हो सकते हैं, या अन्य कोई अधिकारी, अगर ये इन सब की जो है सहमति हो जाती है कि किसी अपराध को करने के लिए जो है ये सबकी सहमति थी, तो उन्हें दोषी माना जा सकेगा और इस धारा के अंतर्गत जो है उन्हें धारा 9 और धारा 10 के अंतर्गत जो है उन्हें सज़ा दी जा सकेगी, और जो ऐसी सज़ा होगी वह 3 साल से लेकर 7 साल तक की हो सकेगी और जुर्माने से उन्हें दंडित किया जा सकेगा। सेक्शन 11, लोक सेवक जो ऐसे सेवक द्वारा की गई प्रक्रिया कारोबार से संपर्क व्यक्ति से प्रतिफल के बिना असम्यक लाभ अभिप्राप्त करता है। अब सेक्शन 11 को बहुत आसान शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार जो है हम लोग कहते हैं कि हमारे रिलेटिव इस डिपार्टमेंट में है या हमारे रिलेटिव उस डिपार्टमेंट में है, वो हमारा काम इतनी आसानी से कर देंगे। तब यदि कोई रिलेटिव इस काम को करता है और बिना किसी लाभ प्राप्त के कर देता है, मतलब आपसे बिना कुछ लिए उस काम को कर देता है, तब जो है उसे भी इसके अंतर्गत दंडित किया जा सकेगा, चाहे उन्होंने उसके लिए कुछ फल प्राप्त किया हो या नहीं किया हो। इसीलिए लिखा हुआ है कि बिना प्रतिफल के जो है वो कोई कार्य करते हैं तब भी वो इसके अंतर्गत दंडित किए जा सकेंगे। तो उसके लिए जो दंड होगा वह 6 महीने से लेकर 5 साल तक का हो सकेगा और जुर्माने से उन्हें दंडित किया जा सकेगा। इसीलिए यहाँ पर स्पेशल मेंशन किया है कि रिश्तेदारों के लिए किए जाने वाला काम इसमें आता है जो बिना लाभ कमाए किया जाता है। सेक्शन 12, अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड यानी कि अबेटमेंट के लिए दंड। जो कोई भी इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध हैं उसका दुष्प्रेरण करता है तो उसे जो है दंडित किया जा सकेगा ऐसे कारावास से जो कि 3 वर्ष से कम का नहीं होगा लेकिन 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित उसे किया जा सकेगा। सेक्शन 13, लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार यानी कि क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट। क्रिमिनल मिसकंडक्ट तब होगा जब जो पब्लिक सर्वेंट है अगर उसे कोई संपत्ति सौंपी गई है या जो संपत्ति है वो उसके नियंत्रण में है यानी उसके कंट्रोल में है और वो ऐसी संपत्ति को जो है बेईमानी से या कपटपूर्वक जो है उसका दुर्विनियोग करता है यानी कि मिसयूज़ करता है, या फिर उस संपत्ति को संपरिवर्तित कर लेता है या किसी व्यक्ति को दे देता है। तो संपरिवर्तित से यहाँ मतलब है कि वो जैसे समझ लीजिए उसने किसी घर को जो है कुर्क किया है और उस घर को जो है उसने ऑफिस में कन्वर्ट कर लिया या फिर किसी को किराए से दे दिया। तो इस तरीके की चीज़ अगर वो करता है तब, या फिर वह अपने पदावधि यानी कि जिस पद पे वह है उस पदावधि पे रहने के दौरान अपने आशय को अवैध रूप से पूरा करता रहता है यानी कि इस तरीके की रिश्वत लेने का जो कार्य है वो करता रहता है, तब जो है उसे दंडित किया जा सकेगा। और जो ऐसा दंड होगा वो 4 वर्ष से कम का नहीं होगा लेकिन 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से उसे दंडित यहाँ पर किया जा सकेगा। सेक्शन 13 का जो पॉइंट बी है वो इंपॉर्टेंट है, अभी आगे हम इसके बारे में देखेंगे। सेक्शन 14, अभ्यासी अपराधी के लिए दंड।
तो अपराध के लिए सिद्ध दोष होने के बाद भी पुनः अपराध करने पर, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत ऑलरेडी जो है सिद्ध दोष हो चुका है, अगर वो फिर से इसी अधिनियम के अंतर्गत अपराध करता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है यहाँ पर सज़ा दी जा सकेगी, और जैसी सज़ा होगी वो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से उसे दंडित यहाँ पर किया जा सकेगा। सेक्शन 15 प्रयत्न के लिए दंड। धारा 13(1) के अपराध का प्रयास करने पर जो है उसे दंडित किया जा सकेगा, और जो ऐसा दंड होगा वह कारावास से, जो कि 2 वर्ष से कम का नहीं होगा लेकिन 5 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से उसे दंडित किया जा सकेगा। सेक्शन 16 जुर्माना निर्धारण में विचारणीय विषय होंगे। अब यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसा कि हमने देखा कि सभी जगह जितनी भी धाराएं हैं जहाँ दंड दिया जा रहा है वहाँ जुर्माना भी लगाया जा रहा है। तब जो ऐसा जुर्माना होगा वो न्यायालय किस चीज़ को देख के लगाएगा, वही धारा 16 में बताया गया है। तो धारा 7, 8, 9, 10, 11 या 13, 2, 14, 15 के अधीन अर्थदंड जारी करने पर न्यायालय अभियुक्त द्वारा अपराध में उपार्जित करने वाली संपत्ति के मूल्य को विचार में ले सकेगा। तो जब कोई अपराध उसने इन धाराओं में किया है, यानी कि अगर कोई रिश्वत ली है तो वो रिश्वत कितने मूल्य की ली है या क्या गिफ्ट उसने लिया है और उसका मूल्य क्या हो सकता है, उसको जो है न्यायालय ध्यान में रखेगा जब उसे अर्थदंड दिया जाएगा। यानी कि अगर उसने जितना कॉस्टली अगर कुछ गिफ्ट लिया है या कुछ ज़्यादा रिश्वत ली है तो उसके अकॉर्डिंग भी उसके ऊपर जो है जुर्माना लगाया जा सकेगा। दूसरा पॉइंट धारा 13(1)(b) जो कि अभी हमने पहले पढ़ा, तो उसमें जैसे बताया गया है कि वो अपने पद पर रहने के दौरान जो है अपना आशय अवैध रूप से पूरा करता है, यानी कि जो रिश्वत लेता है। तो अगर जब उसको अपराध में दोषी पाया जाता है और अगर वो यह बताया नहीं पाता कि उसके पास जो इतना पैसा है वो उसका सम्यक ब्यौरा नहीं दे पाता, यानी कि उसके बारे में बता नहीं पाता कि उसके पास जो पैसा है वो लीगल है या वो कहाँ से आया है, तब ऐसी स्थिति में जो है न्यायालय उसकी पूरी संपत्ति के मूल्य को विचार में ले सकेगा और उसके हिसाब से उसके ऊपर अर्थदंड लगा सकेगा। तो यह था दोस्तों चैप्टर 3 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द एक्ट, क्योंकि इसी में बताया गया है कि अपराध क्या होंगे और उनके लिए क्या पेनल्टीज़ होंगी। तो यहाँ से हमारे लिए क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे। तो आप देखिएगा इस वीडियो को, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।